बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आज हम लोग लेक्चर हमारा है जी ड्रीम सप्लाई पे आज हम लोग कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जितना भी इस लॉ के अंदर चीज़ें अवेलेबल हैं सारी डिस्कस की जाए यहाँ पे। जी सर, सॉरी सर, हाँ जी आपकी ज़रा। ना आवाज़ जो है ना बार-बार ऐसे जैसे स्पीकर से आती है ना बिलिंग कर रही है अच्छा, अभी देखें डबल, दोबारा कुछ ठीक हो रही है अभी? ये बीच आवाज़ में क्लियर नहीं आ रही। अभी देखें जी आवाज़ सही हो रही है कुछ? लिटिल बिट बेटर हो। अच्छा, मैं माइक को ज़रा थोड़ा दूर कर लेता हूँ ताकि अब देखें अब ठीक है। जी, जी, अब ठीक है। ये चल। ऐसे लग रहा है जैसे वो बड़े स्पीकर से आवाज़ निकलती है ना, वो आओ फैलती है माइक, आवाज़। शायद माइक की वजह से हो रहा हो। मैं माइक को दूर कर दिया थोड़ा सा तो आवाज़ इंशाल्लाह ठीक आ जाएगी। अभी और थोड़ा दूर कर देता हूँ। सॉरी सर, कंटिन्यू करें। नहीं नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। वो ऑडियो जब सही नहीं होगा तो आपको समझ के आएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। आज का टॉपिक ड्रीम स्पाई बात कर रहे हैं। अगर बीच में आपको कुछ जहन में कोई क्वेश्चन आए तो आप साथ साथ वो भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो रही है यार। मैंने वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब पार्टिसिपेंट आते हैं वो खुद क्यों ऐड क्यों होते हैं। मुझे एडमिट करना पड़ रहा है। वो पता नहीं वो फंक्शन क्या है इसके अंदर। वो मैंने लगाना था, मुझे लगा ही नहीं है फंक्शन। तो जब भी कोई पार्टिसिपेंट आता है तो मुझे उसको एडमिट करना पड़ता है। तो वो थोड़ा ना मेरा 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 ध्यान जो है ना वो डाइवर्ट हो जाता है। चलो जी मैं स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक ही जो चीज़ मैं आपको बताना चला हूँ कि हमारा एक प्रोग्राम आ रहा है जिसमें हम वैट पे एक प्रोग्राम करने लगे हैं। जिसमें हमने 20 लेक्चर्स हमने तैयार किए हैं। ये हम 10 सेक्शन में करेंगे। एक सेशन में जो है हम तकरीबन 2 लेक्चर करेंगे। इसमें हम लोगों ने प्लान ये किया है कि हम लोग जो वैट है, वैट लॉ जो है और एग्जेक्टिव रेगुलेशंस जो हैं वो 100% कवर करेंगे। इसके साथ साथ जितने भी अभी तक ये वेट की जितनी भी पब्लिकेशंस आई हुई हैं वो हम सारी जो हैं विद द लेक्चर्स विद द जो है आर्टिकल्स जो है उनके साथ साथ जो है हम इसको जो है ना वो कवर करेंगे। तो ये इंशाल्लाह ये फुल फ्लेज प्रोग्राम हमारा है। इसके अंदर हम लोगों ने 100% कवरेज है। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। और इसकी प्राइस भी हमने बिल्कुल माइनस से रखी हुई है, 499। उसकी सिर्फ वजह यह है कि हम लोग चाहते हैं कि क्योंकि ये ऑनलाइन हमारा कोर्स है तो जितने बंदे भी इसमें आ सकें वो आ जाएं। प्राइस कम रखने का मकसद सिर्फ यही है कि हर हर बंदे की जो है ये अप्रोच में आ जाए। ज़्यादा प्राइस रखते हैं 1500 या 2000 तो डेफिनेटली हर बंदे की रीच में नहीं होता। तो हम लोग जो है वो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अंदर 100% जो है हम लोग चीज़ें कवर करेंगे। तो डबल वॉइस आ रही है यार, ये पता नहीं माइक में कुछ मसला हो रहा है मुझे। चलो मैंने भी और दूर कर लिया माइक। अब देखें वॉइस क्वालिटी नॉट गुड। मैं शायद हेडफोन दूसरा लेके आता हूँ। एक मिनट ज़रा आप होल्ड रखें, मैं दूसरा हेडफोन लेके आता हूँ फिर शायद इसकी ठीक हो जाए। जी जी, अब चेक करिए आवाज़ अब सही हुई है कुछ? मैं माइक चेंज किया अपना। अभी आवाज़ ठीक है? अब डबल तो नहीं हो रही? ठीक है जी, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम की।
जो नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। बात में कह रहे थे कि एक नॉबिकल बहुत है, और इसमें हम लोगों ने रिचेबल रखा है, कि हर बंदे की पोस्ट में आ जाए। क्योंकि कुछ लोग अभी जो है ना आजकल हालात ऐसे जा रहे हैं कि लोगों के पास जी एडमिट हो रहे हैं। मैं एडमिट कर रहा हूँ साथ साथ, वो मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो मैसेज आ रहे हैं एडमिट, मैं एडमिट कर रहा हूँ साथ साथ। चलो जी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। डीम सप्लाई हमारा आज का टॉपिक है। डीम सप्लाई के अंदर जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 11 है, इसकी पहले हम बात करेंगे, और इसके साथ आर्टिकल 12 है। आर्टिकल 12 जो है वो एग्जाम्पशंस का है। और तो पहले हम एग्जाम्पशंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें एग्जाम्प्ट है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर डीम सप्लाई जो है वो अप्लाई नहीं होगा। तो उसकी अगर हम बात करें, तो स्टैंडर्ड में कहता है, यहाँ पे जनाब आर्टिकल 12 में जो है वो एग्जाम्पशंस की बात होती है। यहाँ पे आर्टिकल में ये कह रहा है कि चीज़ें जो हैं कुछ एग्जाम्प्ट होंगी। वो कैसी होंगी, पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या चीज़ें जो हैं उसमें डीप सप्लाई में जो है वो शामिल नहीं होंगी। यहाँ अगर हम बात करें, तो कहता है स्टेप 1 में क्या है। स्टेप 1 में कहता है पोटेंशियल डीप सप्लाईज अंडर आर्टिकल 11 इज फॉर एग्जाम्पल गुड्स एंड सर्विसेज गिवन फ्री और यूज फॉर प्राइवेट पर्पस। वो कहता है कि अच्छा, पहले सबसे बात कर लें सप्लाईज क्या होती हैं। सप्लाईज में दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ है कि आपकी गोश्त या जो है वो सर्विस जो है वो डिलीवर करें। दूसरा ये है कि उसके अगेंस्ट आपको पैसे मिले। तो अगर आपको पैसे नहीं मिलते, तो फिर वो सप्लाईज में शामिल नहीं होगा। तो इसलिए इसलिए ये स्टैंडर्ड जो है ये डीप स्पैक का कॉन्सेप्ट लेके आया है कि भाई आप चीज़ें तो दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो उसको जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज जो होंगी उसको भी जो है हम वो सप्लाईज मानेंगे, और उसको हम डीप सप्लाई कहेंगे। तो यहाँ पे इस वजह से जो है वो स्टैंडर्ड इसको जो है वो लेके आया है कि आप ऐसी सर्विसेज, ऐसे गुड्स जो आप डिलीवर कर रहे हैं, आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो उसको हम डीप सप्लाई कहेंगे, और उसको उसको उसमें जो हम जो है वैट चार्ज करेंगे। लेकिन उसके उसमें भी कुछ एग्जाम्पशंस उसने दी हुई हैं। वो एग्जाम्पशन जो है पहले हम डिस्कस करने लगे हैं कि वो कौन सी एग्जाम्पशंस हैं जिस पे डीम्स फ्लैग का उससे अप्लाई नहीं होगा। उसमें उसने पहले क्या कहा, उसने कहा जनाब पहले सबसे पहले आप क्या चीज़ चेक करेंगे, आप चेक करेंगे नो इनपुट वाज रिकवर्ड फॉर द रिलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज। जब आपने चीज़ परचेज की, सपोज मैंने लैपटॉप परचेज किया, तो उसके ऊपर मुझे वैट की इनवाइस मिली, और मैंने इस पर इनपुट वैट क्लेम नहीं किया। तो जब मैंने इसका इनपुट वैट क्लेम नहीं किया, तो कभी भी ये जो वैट की सप्लाईज है, कभी भी ये डीम सप्लाईज में जो है वो कवर नहीं होगा। तो ऐसा ऐसा ऐसी जो है ऐसे इनपुट्स जो आपने क्लेम ही नहीं किए, तो उसको उस पर कभी भी आप ऑटो पे नहीं करेंगे। तो ये आपको एग्जाम्पशंस हैं। तो हाँ, जब भी हम कोई डीम सप्लाई देखने जाएंगे, तो उसमें भी देखेंगे कि हमने इस डीम सप्लाईज को, जो हम सप्लाईज बनाने जा रहे हैं, उस पे हमने इनपुट क्लेम किया था कि नहीं किया था। अगर नहीं किया था, तो वो एग्जाम्पशंस में आ जाएगा, और उस पे हम जो है वो उसको जो है वो उस पे डीम सप्लाई जो है इसको इस सप्लाई को हम डीम सप्लाई में कन्वर्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज वो क्या कहता है, कहता है दिस सप्लाई इज एन एग्जाम सप्लाई। ये जो सप्लाई थी पहले एग्जाम सप्लाई थी। आज आपने एक सर्विस दी, तो ये सर्विस जो है ये एग्जाम्प्ट है। ठीक है, अब ये एग्जाम्प्ट है, तो इस पर भी डीम सप्लाई का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो यहाँ पे भी इन इन चीज़ों को भी आप डीम सप्लाई में नहीं लेके जाएंगे। ऐसी सप्लाई जो एग्जाम सप्लाईज थी, उसको भी आप डीम सप्लाईज नहीं बनाएंगे। तीसरी भी कहता है द रिकवर्ड इनपुट टैक्स हैज बीन एडजस्टेड परसुएंट टू द कैपिटल एसेट स्कीम। ये कैपिटल एसेट स्कीम है, अभी हम डिस्कस भी करेंगे यहाँ पे। अगर कैपिटल एसेट स्कीम के अंदर जो है इनपुट जो है वो एडजस्ट हो चुका है, तो वो भी जो है उन्हें आउट ऑफ स्कोप रखा है, उसको भी आप जो है डीम सप्लाई में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ये पूरी स्कीम जो है अभी हम इंशाल्लाह आज ही जो है इसको डिस्कस करेंगे, कैसे इसको हमने ट्रीट करते हैं लॉ के अंदर। उसके बाद चौथी एग्जाम्पशन क्या है, सैंपल्स कमर्शियल गिफ्ट्स वैल्यू ऑफ ईच रिसिपिएंट्स 12 मंथ्स डज नॉट एक्सीड 500। वो कहता है अगर आप गिफ्ट वगैरह देते हैं, अपने कस्टमर्स को देते हैं, अपने एम्प्लॉयज को देते हैं, उसकी वैल्यू जो है पर रिसिपिएंट जो है वो 12 महीने के अंदर अंदर जो है वो 500 से ज्यादा ना हो। मसलन मैं ये जो है वो चॉकलेट्स देता हूँ, मैं अपने एम्प्लॉयज को चॉकलेट्स देता हूँ, मैं डायरीज देता हूँ, कैलेंडर देता हूँ अपने कस्टमर्स को। तो पर पर क्लाइंट या पर कस्टमर या पर पार्टिसिपेंट जो है उसकी वैल्यू 500 होनी चाहिए 12 महीने के अंदर। 12 महीने कहाँ से काउंट हो गए, आज से। अगर मैंने पहला गिफ्ट जो है या किसी ब्लैक को जून में दिया है, तो उससे ऑनवर्ड मैं 12 महीने काउंट करूंगा कि उसके अंदर 12 महीने के अंदर अंदर मैं उसको और कितने गिफ्ट दे रहा हूँ।
उन सब की एक्यूमुलेटेड वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए, 500 होनी चाहिए। अगर 500 से ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ये डीम्स पे का कॉन्सेप्ट जो है उस पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल याद रखें, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर होता है ना, 200 यूनिट आपने इस्तेमाल किए तो बिल आपको 3,000 आता है, और अगर 201 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो बिल आपको 11,000 आ जाता है। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि अगर आपकी सप्लाई जो है वो 500 है तो फिर आपको आप पे वैट नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही ये 501 होगा तो जो वैट होगा वो 501 पे लग जाएगा। इसमें ये नहीं होगा कि आप सिर्फ एक पे वैट लगाएंगे। तो ये भी वही रूल है वापडा वाला, कि यहाँ पे आपने 501 जैसे ही होगा तो आप 501 के ऊपर जो है वो फिर उसका वैट चार्ज करेंगे। और फाइनली जो इसकी पांचवी जो इसमें है एग्जाम्पशन है, वो कहता है टोटल आउटपुट फॉर ऑल डीम सप्लायर्स इन द 12 मंथ्स पर पर्सन जो है वो आपका 2,000 होना चाहिए। वो कहता है यार आप देखें, एक बंदा है आपका, उसको आप गिफ्ट देते जा रहे हैं हर आज उस जनवरी में उसको आपने आपने 200 को गिफ्ट दिया, फरवरी में उसको आपने फर्नीचर दे दिया, मार्च में उसको आपने लैपटॉप दे दिया। तो इस तरह आप उसको मुख्तलिफ चीज़ें देते जा रहे हैं, गिफ्ट भी दे रहे हैं, इसके अलावा दूसरी चीज़ें भी दे रहे हैं, ऑफिस की चीज़ें भी दे रहे हैं। लैपटॉप का एसेट्स है, आपने उसको एसेट उठा के दे दिया है, आपने उसको फर्नीचर उठा के दे दिया, आपने उसको गाड़ी उठा के दे दी है। तो वो कहता है इन सबको आप पूरे 12 महीने की चीज़ों को जमा करें और उसका उसका वैट निकाले 5%। तो अगर वो वैट जो है वो सबका वैट जो है वो 2,000 या से नीचे है तो फिर आप इसको इग्नोर कर दें, इसको आप डील स्लैब में नहीं लेके जाएं। लेकिन अगर उसका वैट जो है वो 2001 हो गया है, वही देवा वाला रूल वापडा वाला रूल यहाँ पे भी लगेगा कि अगर उसका वैट जो है वो 2001 हो गया है तो फिर आप उसको 2001 पूरा वैट जो है वो पे करेंगे, तो फिर ये इस स्कीम में वापस आ जाएगा। सपोज करें अगर टोटल जो है वो आप समझ लीजिए कि थ्रेश होल्ड है, ये 2,000 का थ्रेश होल्ड है कि जितनी भी उसको 12 महीने के अंदर जितनी चीजें दी हैं उन सब में वैट निकालें 5%। वो देखें वो 2,000 से नीचे है, ये 2,000 है, तो तब तब इसको आप इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर जैसे ही 2001 होगा तो 2001 पूरा जो है वो उसका आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ जाएगा। तो ये 6 एग्जाम्पशन है। कहता है इफ एनी इस यस, इसमें से कोई एक यस हो जाए, इसमें कोई आप तरतीब नहीं रखनी है कि पहली देखेंगे दूसरी देखेंगे। वो कहता है कोई भी आपकी एक मैट हो जाएगी अगर, तो फिर क्या होगा, द स्पाई इज नॉट कंसिडर एज अ डीप स्पैक, तो आप इसको डीप स्पैक आर्टिकल 11 जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। इफ एनी आंसर इज नो, देन जब आप उसको उसको डीप स्पाई कन्वर्ट करेंगे और इसको आप आर्टिकल 11 जो है उसको आप लगाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चलते हैं जरा हम यहाँ पे। स्टैंडर्ड कहता है जनाब, sorry, अच्छा जी, स्टैंडर्ड यहाँ पे कह रहा है कि आप नो इनपुट टैक्स वाज रिकवर्ड वाज, पहली एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, क्या आप कह रहे हैं वाज एनी इनपुट वैट क्लेम रिकवर्ड फॉर द गुड्स और सर्विसेज। आपने जब गुड्स परचेज की थी आपने उस पर वैट लिया था, आपने इनपुट क्लेम किया था कि नहीं किया था? अगर नहीं किया है तो फिर एग्जाम्पशन जो है वो आपकी अप्लाई होगी। और अगर आपने उस वक्त उसका इनपुट क्लेम ले लिया था तो आपको क्या करना कहेगा, आप ये एग्जाम्पशन जो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगी, आपको आप दूसरी एग्जाम्पशन देखें, वहां पे अगर आप वो फॉल करता है तो ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहें ये आपने लैपटॉप लिया, उस वक्त आपने लैपटॉप परचेस किया 4,000 का, और उस पे आपने जो है वो 200 रुपये जो है उसका वैट बनता था। अब आपने क्या किया, आपने 200 रुपये वैट क्लेम नहीं किया गवर्नमेंट से एट टाइम ऑफ परचेज। अब क्या होगा, अब वो लैपटॉप जो है वो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किसी एम्प्लॉय को दे दिया है। अब वो स्टैंडर्ड, अब जब अपने लैपटॉप दे दिया आपने तो क्या होगा, उस पर आपने इनपुट डेट कोई क्लेम नहीं किया, ठीक है जी, गुड आपने फ्री दे दी है, उस पर कोई पैसा भी नहीं लिया है। तो ये क्या होगा, एग्जामेशन आपकी अप्लाई हो जाएगी और ये जो लैपटॉप है ये डीम स्प्रे के डेफिनेशन में नहीं आएगा, इस पे आप डीम स्प्रे जो है वो कैलकुलेट नहीं करेंगे। दूसरी एग्जामेशन की बात करें हम, अगर दूसरी एग्जामेशन की आती है वो द नॉर्मल सप्लाई दिस गुड्स सर्विसेज बी एग्जाम सप्लाई, तो ये सप्लाई जो है कि एग्जाम सप्लाईज हैं, यस, तो डीम स्प्रे का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अगर नहीं है तो फिर आपने इस पे गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पन, ये एग्जाम्पन लगेगी और डीम स्टाइल नहीं लगेगी, आप जो है नेक्स्ट एग्जाम्पन देखेंगे। एग्जाम्पल आप देखें, कंपनी ट्रांसफर वेकेंट लैंड फ्री ऑफ चार्जेस, द सेल वैकेंट लैंड इज एन एग्जाम सप्लाई। आपने एक लैंड जो है वो फ्री ऑफ चार्ज दी है, जो है कि एग्जाम में शामिल है, आपने इस एग्जाम्पन है उस पर आपने कोई पैसे नहीं लिया, तो आप क्या करेंगे, इसको आपने इसमें डीम सप्लाई का फॉर्मूला नहीं लगेगा। तीसरी बात करते हैं जनाब, हैज द रिलेटेड इनपुट वैट ऑलरेडी बीन एडजस्टेड अंडर कैपिटल एसेट स्कीम। तो कैपिटल के स्कीम अभी हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर अगर अगर इनपुट टैक्स एडजस्ट कर लिया कि नहीं किया। अगर यस है, एग्जम्पशन अप्लाई, आपने डीम स्लैब नहीं निकालनी। अगर आपने नहीं किया तो फिर वो कहता है आप देखिए क्या करेंगे, बिल्डिंग परचेज फॉर बिजनेस यूज
इनपुट वैट रिकवर्ड एंड एडजस्टेड थ्रू कैपिटल एसेट स्कीम फॉर 10 ईयर्स। तो 5 लाख आपने एडजस्ट कर लिया है, अभी ये फुली एडजस्ट हो चुका है। अब जो है आपने इसको क्या करना है, एग्जाम्पशन 3 जो है वो आपने अप्लाई कर देनी है, क्योंकि जितना भी टैक्स था फुली एडजस्ट कर चुके हैं। चौथी एग्जाम्पशन की अगर हम बात करें, कहता है गुड्स गिवन ऑन फ्री, आपने फ्री गिफ्ट दिए लोगों को, आर दे जेन्युइन सैंपल्स और कमर्शियल गिफ्ट्स। तो ये वो कहता है, ये वो कहता है सना कहता है जेन्युइन सैंपल गिफ्ट्स होने चाहिए, ये कोई नॉन जेन्युइन चीज नहीं होनी चाहिए। उसमें वो कहता है कि अगर ऐसे ही है, एग्जेप्शन नॉट अवेलेबल, गो टू द नेक्स्ट एग्जेप्शन। अगर है तो फिर आप इसको एग्जाम्पशन अप्लाई करेंगे और डीम्स अप्लाई को आप नहीं मानेंगे। वो क्या है, कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ सैंपल्स गिफ्ट्स टू द सेम रिसिपिएंट। सेम रिसिपिएंट है, एक एक बंदे का आपने करना है, आपने एक रजिस्टर बना के रखना है, और एक एक बंदे को जो है आपने वो आप देखना है कि उसको 12 महीने के अंदर आप कितना गिफ्ट दे रहे हैं। कहता है टोटल वैल्यू ऑफ द रिसिपिएंट, ये टोटल वैल्यू ऑफ द जो है वो गिफ्ट 500 है, ये वैट नहीं है। आपने देखना टोटल गिफ्ट अगर 500 या इससे कम है तब तो ये एग्जामेशन ठीक है, अगर ज्यादा है तो फिर ये एग्जामेशन जो है वो अप्लाई नहीं होगी, फिर आपको वैट निकालना है। 500 लिमिट्स पर रिसिपिएंट्स ओवर 12 मंथ्स, नॉट पर इंडिविजुअल गिफ्ट्स। ठीक है जी, तो ये अपने एक एक बंदे के हिसाब से देखना है, अपने इसको गिफ्ट के हिसाब से नहीं देखना। और फाइनली वो बात करता है आपसे एग्जाम्पशन 5, एग्जाम्पल ए विद 500 एग्जाम्पशन। वो कहता है अगर 500 आप देखें, आपने एक बंदे को 10 जून को क्या दिया, 10 जून को आपने उसको एक 200 रुपये का गिफ्ट दिया, क्यूमुलेटिव वैल्यू अमाउंट उसकी 200 बन गई। उसको आपने जून में फिर उसमें 250 का गिफ्ट दे दिया, और उसको टोटल अमाउंट उसकी 450 बन गई। इसका मतलब आपका थ्रेशोल्ड कितना, 500 का है, तो इस 450 पे आप डीप सप्लाई कैलकुलेट नहीं करेंगे, दिस इज नॉट योर डीप सप्लाई। लेकिन अगर आपका क्यूमुलेटिव जो है वो 550 बन गया है और थ्रेशोल्ड आपका 500 का है, अब ये जो है ये डीप सप्लाई के की डेफिनेशन में आ जाएगा, और आप 550 पे डीप जो है वो सप्लाई की जो है वो फार्मूला अडॉप्ट करेंगे। कहते हैं जनाब, वैट ऑन फुल अमाउंट 550, नॉट ऑन 50 एंड नॉट ऑन 500। तो आपने क्या करना है, पूरे 550 पे जो है वैट कैलकुलेट करेंगे, आप सिर्फ एक्सेस अमाउंट पे या थ्रेशोल्ड पे कैलकुलेट नहीं करेंगे। आखिरी जो हमारी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि थ्रेश 2000 को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। हमने कहा जी एम्प्लॉय को जो है हमने एक लैपटॉप दे दिया, एक फर्नीचर दे दिया, प्राइवेट यूज ऑफ बिजनेस हमने दे दिया, हमने टोटल वैल्यू देखिए कितनी बनी इसकी, टोटल वैल्यू 1700 बनी। ये वैट है। जो आपने ये आइटम दिए ना इसको, 1 2 3 4 4 आइटम इसको आपने दिए, उन सब पे जो वैट कैलकुलेट हुआ है वो 1700 हुआ है, और हमारा थ्रेशोल्ड क्या है, 2000 है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे, अब ये डीम्स पे में इसकी कैलकुलेशन नहीं आएगी। लेकिन अगर हमारा टोटल जो हमारा वैट है वो 2300 हो जाए, तो फिर ये 600 से ज्यादा है, तो हम 2300 को जो है वो सारा का सारा जो है वो कवर्ड हो जाएगा, और हम इसको जो है ना फुली जो है ये आपका वैट पेबल हो जाएगा। राइट जी, तो ये आपकी एग्जाम्पशन थी जो स्टैंडर्ड ने कहा है कि आपने जब भी ये डीम सप्लाई अप्लाई करना है तो अपनी 5 चीज़ें देख लेनी है। इन 5 चीज़ों में से अगर मैं कोई सी एक भी आपकी जो है एक्सेप्ट हो रही है, तो आपको डीम सप्लाई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, हम अब आर्टिकल में आते हैं। आर्टिकल 11 जो है इस पे अप्लाई होता है। आर्टिकल 11(1) वो क्या कहता है, कहता है द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच कॉन्स्टिट्यूट द होल एसेट्स ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन, बिजनेस और पार्ट देयर ऑफ, बट नो लॉन्गर कंसिडर टू बी द एसेट्स प्रोवाइडेड एट द सप्लाई वाज मेड विदाउट कंसिडरेशन। वो कहता है मेरा एक एसेट है, अब वो एसेट मैंने आपको दे दिया, मैंने अपने एम्प्लॉय को दे दिया, किसी को भी दे दिया, मेरा लैपटॉप था मेरी कंपनी का लैपटॉप मैंने एम्प्लॉय को दे दिया, और मैंने उससे पैसे भी नहीं लिए। ठीक है जी, विदाउट कंसिडरेशन मैंने लैपटॉप उसको दे दिया है। तो अब आर्टिकल, अब हम उसको ऐसे देखें, स्टैंडर्ड कहता है देखें, आपने क्या किया, आपने डिड द आइटम और सर्विस पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट, आपका एक एसेट था, बिल्कुल था जनाब, इज नो लॉन्गर कंसिडर पार्ट ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का पार्ट ही रहा, मैंने अपने एम्प्लॉय को दे दिया, अपने घर ले गया। फिर क्या हुआ जनाब, यस, वाज इट्स सप्लाइड गिवन द यूज, नो कंसिडरेशंस। तो आपने कोई से पेमेंट नहीं ली, आपने फ्री में दे दिया है। तो ये 3 चीज आपने पूरी की। स्टैंडर्ड आर्टिकल 11(1) कह रहा है कि एक आपको एसेट था जो आपने एसेट अपने एम्प्लॉय को दे दिया है, और उसके बाद उसने पैसे भी नहीं दिए आपको, वेरी गुड,
अब क्या होगा, पोटेंशियल डीम सप्लाई जो है वो आर्टिकल ये स्टैंडर्ड लग जाएगा, वो कहेगा ये आपकी डीम सप्लाई है। अब आप क्या करेंगे, आपको पता चल गया डीम सप्लाई है, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, वो आप आर्टिकल 12 में जाएंगे और ये आप पांच की पांच जो है एग्जाम्पशन देखेंगे, इसमें से कोई इस पर अप्लाई तो नहीं हो रही। अगर कोई एक आदमी फिट हो रही है तो फिर आप इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, आप कहेंगे ये हम इसकी डीम सप्लाई नहीं है, इसको आप इग्नोर कर देंगे। लेकिन अगर इन पांचों में से कोई भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो फिर आप कहेंगे ये आपकी डीम सप्लाईज है। फिर इसको आप कैसे ट्रीट करेंगे, आप इसको ऐसे ट्रीट करेंगे। फिर आपने कहा जनाब कंपनी बाय द लैपटॉप, उसने 4,000 का लैपटॉप बाई किया था मैंने, और उसका मैंने 200 रुपये जो था उसका वैट मैंने क्लेम किया हुआ। राइट जी, तो ये जब मैंने लैपटॉप लिया था 4,000 का लिया था, 200 वैट में से वैट क्लेम कर चुका हूँ। आफ्टर यूज गिव्स लैपटॉप परमानेंट टू एम्प्लॉय, मैंने एम्प्लॉय को दे दिया, पैसे भी कोई नहीं लिए। ठीक है जी, अभी नो लॉन्गर मेरा एसेट भी नहीं है। तो अब क्या हुआ, पोटेंशियल डीप सप्लाई बन गई आपकी। अब क्या होगा आपका, इंपॉर्टेंट क्या है, जीरो बुक वैल्यू डज नॉट ऑटोमेटिकली मींस जीरो वैट। अब क्या होगा, आप कहते हैं मेरी बुक वैल्यू जीरो है, मैंने ऐसे पूरा डेप्रिशिएट कर दिया है, वो कहता है कोई मसला नहीं है। अब इसकी जीरो वैट नहीं है, वैट तो आपका 200 रुपये हमने क्लेम किया हुआ है, वैट तो आपका यही है। ठीक है जी, तो आज आपको ये वैट पे करना पड़ेगा, जो आपने इनपुट लिया था उसको आपको वैट करना पड़ेगा। इसका सिंपल फॉर्मूला क्या है, बिजनेस एसेट्स प्लस बिजनेस जैसे वो जाएगा, कंसिडरेशन नहीं आएगी, तो वो आपका है वो पोटेंशियल आपका जो है वो पोटेंशियल डीप सप्लाई में वो चीज़ आ जाएगी। तो ये पहला आर्टिकल आपका है। पहले आर्टिकल में आपको क्या कहता है कि आप चेक करें कि आपका जो एसेट है, एसेट चला गया है, उसके जाने से क्या हुआ है, वो फ्री पैसे कोई नहीं आया है। तो अब आप देखें कि उस एसेट पे जो है आपने कितना वैट क्लेम किया हुआ है, कितना वैट आपने क्लेम किया हुआ है, वो सारा का सारा जो है आप गवर्नमेंट को वापस करें। लैपटॉप गिवन फ्री ऑफ अप्लाई, ऑफिस फर्नीचर डोनेटेड फ्री, इन्वेंट्री टेक होम, बिजनेस सर्विसेज यूज प्राइवेटली विदाउट चार्ज। तो ये आपका जो है इसकी एग्जाम्पल्स हैं। इस सेशन में हमने कौन कौन सी चीज़ें हैं वो इस आर्टिकल में आएंगी। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की 11.2 में, द ट्रांसफर ऑफ गुड्स विच कॉन्स्टिट्यूट पार्ट ऑफ टैक्सेबल पर्संस बिजनेस एसेट्स स्टेट ऑफ बिजनेस इंप्लीमेंटिंग स्टेट और फ्रॉम टैक्सेबल पर्संस बिजनेस इम्प्लीमेंटिंग स्टेट। वो कहता है कि आपने कोई चीज़ जो है अपने किसी दूसरे आपकी आपका जो इम्प्लीमेंटेड स्टेट है, इसका मतलब है कि आपका जो जिस चीज़ का फ्रेमवर्क है, इसमें कुवैत कतर और सऊदी वगैरह आते हैं। तो अगर आपका कोई ब्रांच सऊदी अरब में है और आपने कोई चीज़ सऊदी अरब में भेज दी है, ठीक है जी, उसको आपने कैसे ट्रीट करना है। कहता है गुड्स दैट आर पार्ट ऑफ बिजनेस मूव्ड by the same taxable person between UA business and his business in the KSA, even without sale, दिस में भी ट्रीटेड एज डीप सप्लाई। आपने क्या किया, आपने उठा के मशीनरी जो है वो सौदे भेज दी अपने अपने दूसरे वहाँ पे आपके ऑफिस है सौदे में, आपने यहाँ से मशीन उठा के यूएसए उठा के सौदे में भेज दी है। तो वो कहता है उस पर आपने पैसे चार्ज किए ही नहीं सौदे क्योंकि आपके बिजनेस है, तो वो भी जो है वो आपका डीप सप्लाई हो जाएगा। आपने सप्लाई तो किया लेकिन पैसा नहीं आया, तो स्टैंडर्ड कहता है वो हम इसको आर्टिकल 11.2 में जो है कवर करेंगे। इसको आप कहेंगे ये आपकी डीम सप्लाई है। अभी कैसे वर्क करेगा, कहता है डिड द गुड्स फॉर्म पार्ट ऑफ द टैक्सेबल पर्सन बिजनेस एसेट्स। ठीक है जनाब, मेरी प्लांट एंड मशीनरी थी, मैंने उठा के भेज दी है। अब क्या हुआ, वेयर द गुड्स ट्रांसफर्ड बिटवीन द बिजनेस इन द स्टेट, मेरा यूए में बिजनेस है, एंड द पर्सन बिजनेस इन द केएसए, और मेरा केएसए में बिजनेस है, मेरा अपनी बिजनेस है वहाँ पे। यस, इज द मोमेंट ओनली टेम्पररी अंडर द लेजिस्लेशन। अगर मैंने मशीनरी तो भेजी है, सिर्फ रिपेयर के लिए भेजी है कि यार चलो रिपेयर करके वापस भेज देना, तो पर तो ठीक है, फिर ये सेशन नहीं लगेगा, अब डिस्प्ले नहीं है और कोई चीज़ वापस आ गई है। लेकिन अगर नहीं है, चीज़ चली गई है, रिपेयर के लिए नहीं गई है, परमानेंट चली गई है, देन इज द अमाउंट मेड इन द पार्ट ऑफ अनदर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ दिस गुड्स। ठीक है जी, वो कहता है कि अभी ये किसी दूसरी में दूसरी सप्लाई गुड्स में नहीं कवर्ड हो रहा। कहता है इज द मूवमेंट मेड एज पार्ट ऑफ अनदर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ दोस गुड्स, कि आपने उसको उसकी दोबारा इन्वेस्ट नहीं कर दी है, डबल इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। तो फिर क्या होगा, फिर ये आपकी जो है पोटेंशियल डीम सप्लाई बन जाएगी। तो यहाँ पे सेक्शन में वो क्या कहना चाह रहा है आपको, वो कहता है अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं जो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखें, एबीसी ट्रेडिंग लाइसेंसी यूएई ऑन 100 एयर कंडीशंस, के पास 100 एयर कंडीशंस हैं। इसने क्या किया, एबीसी मूव 20 यूनिट्स फ्रॉम यूएई टू केएसए। अब इसमें से उससे 20 मूव कर दिए। उसके बाद क्या, नो नो कस्टमर सेल टेक प्लेस एट दैट टाइम। तो कस्टमर की सेल कोई नहीं हुई, चीजें चली गई हैं। मूवमेंट इन द इज नॉट टेम्पररी, टेम्पररी मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ एनदर
टैक्सेबल सप्लाई, ये कोई टैक्सेबल सप्लाई नहीं है आपकी। अगर तो आपने टैक्सेबल सप्लाई की है उस पर आप डेफिनेटली फिर आप उस पर इन्वेस्ट इशू कर देंगे 0% की एक्सपोर्ट की। तो ऐसा भी नहीं है। तो ये चीज जो है पॉइंट यहाँ से इससे लिंक कर रहा है कि ये आपकी जो है वो एक्सपोर्ट इन्वेस्ट आपने इशू नहीं की है इस पे, राइट। तो फिर क्या है ये आपका, जी आपके जो है वो डीम सप्लाई में कवर हो जाएगा। इसमें क्या हो सकता है, टेम्परेरी ट्रांसफर में क्या होता है, मशीनरी आपने भेज दी वापस आ गई आपको, ठीक है जी। उसके बाद इसमें आपने डीम सप्लाई नहीं करना है इसको। पार्ट ऑफ अनदर टैक्सेबल सप्लाईज गुड्स आर मूव्ड टू फुलफिल एन एक्चुअल टैक्सेबल सेल टू कस्टमर्स। अब यहाँ पे इसको मजीद इसने एक्सप्लेन किया है इसी पॉइंट को, यहाँ पे अगर आप इसको लिंक करें तो उसने क्या किया, उसने ये कहा कि ये आपने किसी दूसरे कस्टमर जो आपका उधर बैठा हुआ है उसको आपने चीजें ट्रांसफर कर दी हैं, तो उस सूरत में भी ये सेक्शन जो है अप्लाई नहीं होगा। तो ये सेक्शन आर्टिकल जो था आपका, नेक्स्ट आर्टिकल 11(2) जो आर्टिकल है इसमें उसने बात ये की है कि आपने गुड्स जो भेजी हैं वो भेजी कहाँ भेजी हैं, अपने इम्प्लीमेंटिंग किसी अपने दूसरे बिजनेस में भेज दी हैं आउट ऑफ यूएई। तो वहाँ पे आपने उसको कैसे ट्रीट करना है, अगर तो वो वापस आ जानी चीज़ें तो आप उसको इग्नोर कर देंगे, उस पर डीम सप्लाई नहीं आएगी। लेकिन अगर वही चीज़ें जो है आपने परमानेंट भेज दी हैं तो उसको फिर आपने उस पर जो है वो डीम सप्लाई की कैलकुलेशंस करनी है। और इस पे हमने चेक करना है कि इस पे जो है कितना वैट जो है हम अब गवर्नमेंट को पे करेंगे दोबारा। सिंपल इसको देखेंगे तो बिजनेस गुड्स हैं, मूव बाय द सेम पर्सन है बिटवीन स्टेट एंड इम्प्लीमेंटिंग स्टेट। उस पर जो है वो कोई एक्सेप्शंस भी नहीं, एग्जाम्पशंस भी नहीं थी उस पर। तो आपकी ये टीम स्प्रे बन जाएगी। पॉइंट जो याद रखने वाला है इसके अंदर है, देर इज नो सेल टू अनदर पर्सन। तो ये पॉइंट इसमें याद रखना है कि अंदर दूसरे बंदे को सेल नहीं हो रही है। अगर आप सेल करेंगे तो डेफिनेटली इन्वाइस इशू करेंगे। तो इन्वाइस आप इशू तो यहाँ पे डीप स्प्रे में लेके आएंगे तो डबल इन्वाइस हो जाएगी। तो आप उसको ये चीज़ नोट कर लेंगे। तो वेल लास्ट स्टिल जो है ये आपको अदरवाइज जो है आपको ये जो है वो डी स्ट्राइब में आ जाएगा। तीसरा जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, स्पाई ऑफ गुड्स सर्विसेज विच इनपुट मे बी रिकवर्ड बाय द गुड्स सर्विसेज होली और पार्शली यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर द पर्पस अदर देन बिजनेसेस, सच सप्लाईज शैल बी कंसीडर्ड डीप सप्लाई। वो कहता है जनाब आपने पार्शली और होली जो है वो किसी पर्पस के लिए यूज कर लिया है। आपने एक एसेट लिया, उसने कहा था ये बिजनेस एसेट है, लेकिन उस एसेट को आपने प्राइवेटली भी यूज कर लिया। तो जो आप प्राइवेट पोर्शन उसका है, जो प्राइवेट जो आपने यूज किया उस पोर्शन पे जो आपको आपको वो जो है वो डीम्स प्राइम में कवर्ड होगा। कैसे होगा जी, डिड द गुड्स एंड सर्विसेज हैव रिकवर्ड इनपुट। आपने बिल्कुल आपने एक एसेट परचेज किया या आपने गुड्स एंड सर्विस परचेज की, उस पर आपने इनपुट आपको क्लेम मिला, यस। वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज यूज बिजनेस पर्पज ओनली। हमने बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया, नहीं जनाब हमने दोनों पर्पज के लिए यूज किया, यूज होली और पार्टली फॉर बिजनेस पर्पज। तो दोनों यूज हो गए। हमें तो बिजनेस यूज करना चाहिए था लेकिन हमने उसको प्राइवेट यूज भी कर लिया। तो फिर क्या होगा, मैयर नॉन बिजनेस पोर्शन। तो आप देखेंगे कितना पोर्शन उसका जो है वो आपने वो बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उस पोर्शन पे जो है आपने ये सेक्शन अप्लाई करना है और उस पर जो है आपने डीम सप्लाई जो है उस पोर्शन की निकाल लेनी है। एग्जाम्पल आप देखें, कंपनी पे मोबाइल बिल एंड रिकवर इनपुट वैट। ठीक है, ये मोबाइल बिल आप पे करती है कंपनी। अब वो मोबाइल बिल में जो है वो एम्प्लॉय जो है वो अपने पर्सनल कॉल भी कर लेता है, ठीक है जी। तो 80% वो कॉल करते हैं बिजनेस की है, 20% कॉल जो है वो अपनी पर्सनल है। ओनली 20% जो है उस पर आपने डीम सप्लाई निकालनी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने किया कंपनी का लैपटॉप बाई किया 5000 का, उससे वैट क्लेम किया 250 रुपये। अब क्या हुआ जनाब, 70% लैपटॉप तो ऑफिस में यूज हो रहा है, वो 30% लैपटॉप जो है वो घर ले जाता है, घर जाके यूज करता है। तो स्टैंडर्ड का अब ये 30% जो पोर्शन है जिस पे जो है वो डीम सप्लाई है, ठीक है जी। वो 30% कैसे निकालेंगे आप, आपने कहा जी मैंने इतना वैट पे किया था, इसमें से 30% जो वैट है वो कितना बनेगा, 75 बनेगा। ये 75 जो है गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद जनाब इसको थोड़ा कंटिन्यू करते हैं इसके एग्जाम्पल को, लैपटॉप वाले एग्जाम्पल दोबारा कंटिन्यू करते हैं। स्टेडियो हमने क्या बनाया, हमने कहा जी कंपनी के जो लैपटॉप वो 4000 का है, उसके बाद उसमें जो वैट जो था वो 200 पे किया। 3 साल इसकी हमने कहा इसको हम डेप्रिशिएट करेंगे और आफ्टर 3 इयर्स इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। लैपटॉप हैंडेड परमानेंट टू एम्प्लाई, उसके बाद हम ये लैपटॉप जो है वो एम्प्लाई को दे देंगे, वो अपने घर ले जाए। अब इस तरीके को हम देखते हैं कि इस आर्टिकल के अंदर कैसे फिट होता है। वाज अ लैपटॉप part of business asset and it is now removed from the business without any consideration, yes। पहले हमारा बिजनेस का पार्ट था, अब हम इसको एम्प्लॉय को दे दिया है। अब क्या होगा, कहता है जनाब इनपुट वैट वाज नॉट रिकवर्ड ऑन द लैपटॉप।
इनपुट वैट टैक्स जो है वो रिकवर नहीं हुआ। वुड द नॉमिनल सप्लाई ऑफ दिस लैपटॉप इज एग्जैम्प्ट नहीं है जनाब। हैज द रिलेटेड इनपुट वैट ऑलरेडी बीन एडजस्टेड अंडर कैपिटल स्कीम में भी एडजस्ट नहीं किया, क्योंकि कैपिटल स्कीम क्या हो 5 मिलियन की 5 मिलियन से या से अबव के जो एसेट्स होते हैं उन पे अप्लाई होती है। तो ये लैपटॉप तो जब 4,000 का ही है तो ये स्कीम नहीं आएगी, तो ये भी नहीं है। अब क्या होगा, इज अ सैंपल और कमर्शियल गिफ्ट 500, वही ये जो एग्जाम्पशन है ना वो बार बार देख रहा हूँ, कह रहा है एग्जाम्पशन नंबर 1 इस पर लगती है, नहीं लगती, एग्जाम्पशन नंबर 2 लगती है, नहीं लगती, 3 लगती है, नहीं लगती, 4 लगती है, नहीं लगती। ठीक है ना, सारे एग्जाम्पशन चेक कर रहा है कि यार ये जो लैपटॉप मैंने एमआई को दे दिया है तो इस पे ये एग्जाम्पशन 1 2 3 4 5 लग रही है कि नहीं लग रही, तो उसने कहा नहीं लग रही। तो फिर वो क्या करेगा, पहला स्टेप उसका क्या था कि उसने कहा था कि ये बिजनेस का है, दूसरा उन्हें एग्जाम्पशन चेक कर ली दूसरे स्टेप पे, अब वो तीसरे स्टेप पे आ जाता है। वो कहता है, अब वो डीम सप्लाई चेक करेगा, वो कहेगा यार देखो लैपटॉप 4,000 का था, इस पे मुझे 200 रुपये का मैं जो था मेरे पास वो उस पे मैंने इस पे वैट क्लेम किया हुआ है। अब ड्रीम स्प्रे की वैल्यू क्या बनी, 4,000 जिसपे वो लैपटॉप परचेज किया था, और वेट कितना है 200 है। अब वो कहता है कि चेक एडी टू थाउजेंड वाला इस पर उस पे जो वो आपकी जो एग्जाम्पशन है वो अप्लाई कर दें। तो वो कहता है डीम एग्जाम्पशन, सॉरी, अच्छा ये कहता है जी टोटल डीम सप्लाई वेट फॉर द डीम सप्लाई इज रेलिवेंट 12 मंथ्स पीरियड। टोटल जो आपका है वो 2,000 की आपका थ्रेश होल्ड है, नो वेट पेबल टू एफटीए। और अगर आपका थ्रेशोल्ड जो है वो 2,000 से ज्यादा है तो फिर आपको उसको जो है वो आपको जो है वो वेट पे करना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड भी चेक कर लिया, तो अभी अभी क्या किया है, पहले स्टेप में दूसरे स्टेप में भी क्या किया, हमने 4 एग्जाम्पशन चेक की, यहाँ पे चौथे स्टेप में हमने 5 एग्जाम्पशन भी चेक कर ली। अब उसने क्या किया, उसने कहा देखें हु पेज, अगर अगर तो आपकी आपका आप कहते हैं नहीं, या जो वैट मेरा थ्रेशोल्ड टोटल मैंने सारे जितने भी एग्जाम्पशन जितने भी मेरे जो डीम्स प्राइस हैं उनका टोटल जो है वैट जो है वो 2,000 से ज्यादा है, तो फिर क्या होगा, हु उसको कौन पे करेगा उसको, तो वो कहता है कंपनी पे करेगी, इम्प्लाई नहीं पे करेगा। ठीक है जी। और अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी, जितना आपका थ्रेशोल्ड से ज्यादा अमाउंट जो है आपकी आपका जो थ्रेशोल्ड बनेगा आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसने इसको बनाया है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। उसने कहा जनाब एग्जाम्पल में टोटल आपका 200 आपने क्लेम किया था, और आपने कहा जी मेरा थ्रेश है तो 2,000 का है, तो लिहाजा मैं गवर्नमेंट को कुछ पे नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैंने देखा मेरी दूसरी चीजें भी मैंने एम्प्लॉय को दी हुई हैं जिनका टोटल 1,900 है, 200 यहाँ से आया, टोटल 2,100 आ गया। ठीक है जी। तो इसमें उसने कहा जी ये जो है अब आपका 100 जो है आपका ये पेबल आ गया, तो ओनली दिस अमाउंट विल पेबल टू द गवर्नमेंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या होगा कि रजिस्टर आप एक रजिस्टर बना के रखें, और आप देखेंगे रजिस्टर के हिसाब से आप देखें जहां जो आपकी लिमिट एक्सीड हो रही है आप उसको कवर करेंगे। तो ये जनाब आपकी एग्जाम्पशन आ गई। आर्टिकल 4, अब आर्टिकल 4 की बात करते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है, आर्टिकल 4 कह रहा है गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज टैक्सेबल ऑन एट द डेट ऑफ डी रजिस्ट्रेशन। अब डी रजिस्ट्रेशन जब होती है उस टाइम जो है वो चीजें आपके आप भेज देते हैं या किसी को दे देते हैं, तो या अभी बिजनेस खत्म हो गया है लेकिन अभी चीजें पड़ी हुई हैं, तो उन चीजों पे आपने वैट क्लेम किया हुआ है, तो उस पे आप उसको ड्रीम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ स्टैंडर्ड कहता है इज द पर्सनल बिजनेस डी रजिस्टर्ड, आपने बिजनेस खत्म कर दिया है, डज द टैक्सेबल पर्सन स्टिल ऑन एनी गुड्स और सर्विसेज एट द डी रजिस्ट्रेशन डेट। तो आपने जब कंपनी खत्म की है तो वो कहता है आपके पास कुछ एसेट्स पड़े हुए हैं, वाज इनपुट क्लेम, आपने इन एसेट इनपुट भी लिया हुआ है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने डीम से प्राइस जो है उसको कैलकुलेट करनी है। लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, आप चेक कर लेंगे कोई एग्जाम्पशन तो एप्लीकेबल नहीं है। अगर एग्जाम्पशन एप्लीकेबल नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप उस पर जो उस पर आप डीम प्राइस उसको बनाएंगे, उसका वैट निकालेंगे, और वैट जो है वो गवर्नमेंट को पे करेंगे। इसकी एग्जाम्पल देख लें। एबीसी ट्रेडिंग कंपनी है, इसने कंपनी खत्म की है, जब उसने कंपनी खत्म की है उसका इन्वेंट्री भी है, इसके पास फर्नीचर भी है, इसके पास कंप्यूटर भी पड़े हुए हैं। इनपुट वैट ऑफ दीज एसेट्स हैड प्रीवियसली बीन रिकवर्ड, इस पे आपने इनपुट जो है वो क्लेम भी किया हुआ। द एसेट्स बीन ऑन्ड इन द रजिस्ट्रेशन डेट, आपके पास एसेट मौजूद है जब रजिस्ट्रेशन डेट की है। दीज आइटम मे बी ट्रीटेड एज पोटेंशियल डीम सप्लाई अंडर आर्टिकल हो, तो ये आपके डीम सप्लाई में कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये आपकी आर्टिकल 4 हो गया, एग्जाम्पशन हमने सारे इसकी देख ली हैं।
तो ये आपके चार तरीके हैं, चार तरीकों से आपने जो है वो क्लेम करना है कि आप रिडीम प्राइस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब आप रिडीम सप्लाई कैलकुलेट कर लेंगे तो उसमें जो वैट बनेगा, वो वैट जो है वो कंपनी पे करेगी, वो एम्प्लॉय पे नहीं करेगा, जिससे कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द वैट ऑन द रिडीम सप्लाईज। इसके बाद इसमें एक चीज़ और आई थी, और वो आई थी इसमें मेरे ख्याल से, हाँ, ये आया। हाँ, कैपिटल एसेट स्कीम इसमें आई थी, हमने डिस्कस की थी, वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल एसेट स्कीम क्या है? देखिए, ये स्कीम ये थी कि द कैपिटल एसेट स्कीम मॉनिटर इनपुट वैट ऑन मेजर कैपिटल एसेट्स over the number of years. If the use of the assets change, the recover VAT may need to be adjusted. यहाँ पे क्या कहता है? कहता है did the business purchase an assets and recover the input tax. आपने एक एसेट परचेस किया, उस पर आपने इनपुट टैक्स भी लिया। डज द एसेट मीट द कैपिटल एसेट थ्रेशोल्ड? उसने कहा उसका थ्रेशोल्ड जो है वो 5 मिलियन है। अगर आपका एसेट 5 मिलियन से ज्यादा है तब वो इस स्कीम के अंदर आएगा, अदरवाइज वो इस स्कीम में नहीं आएगा। उसने कहा जनाब अगर आपका एसेट जो है वो बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को उन्होंने कहा 10 साल तक आप जो है एडजस्टमेंट करनी है। उसके अलावा दूसरे एसेट जो है आपके, उसको आपने 5 ईयर्स में जो है उसको जीरो करना है। वो कैसे करना है आपने? recover input based on the intended taxable use of the purchase. At the end of each tax year, compute actual use with the original recover basis. इसकी हम एग्जांपल लेके चलते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा जल्दी से। इतना मुश्किल हो जाएगा जरा, मैं जी से बोलूँगा। यहाँ देखें जी, कहते हैं एबीसी लिमिटेड बायज कमर्शियल बिल्डिंग। इसे बिल्डिंग ली, बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है? 10 बिलियन है, और उसमें 5 लाख रुपए उसका वैट आया। उसने क्या किया? उसने 100% जो है वो टैक्सेबल था, उसने पूरा का पूरा वैट जो है वो क्लेम कर लिया गवर्नमेंट से। अब उसने क्या किया? उसने कहा ये वैट जो है ये 10 साल के अंदर अंदर मैं एडजस्ट करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर साल जो है वो उसको 10% जो है 50,000 जो है वो उसका वैट रिकवर हो जाएगा। चौथे साल में जाके क्या हुआ? चौथे साल में उसने क्या किया? उसने कहा कि द एक्चुअल यूज चेंज, यूज चेंज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 40% जो है वो एग्जाम्पशन में चली गई है। अब वो कहता है ये 40% जो है एग्जाम्पशन में चली गई है, तो आपका जो वैट आप हर साल क्लेम कर रहे हैं 50,000, उसका 40% कितना आ गया? 20,000। तो आप क्या करेंगे? ये 20,000 जो है इसको आप एडजस्ट करेंगे। तो आप जो हर साल 50,000 क्लेम कर रहे थे, अब आप हर साल 30,000 कंप्लेन करेंगे, क्योंकि 20,000 जो है वो आपका रिकवर्ड हो गया है। अब ये 20,000 क्या हो गया? अब ये आपका चौथा ईयर था, तो अब 20,000 को अब 6 साल बाकी है भी इसके। ठीक है जी, अब 20,000 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप, 1,20,000 आ जाएगा। वो 1,20,000 जो है आपको गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। यहाँ पे ये इसका मतलब है। तो इस स्कीम में आपको ये आपने कैलकुलेट करना है कि जैसे ही कोई आपका कोई चेंज आएगा, उस चेंज के बाद का जितना भी आपका वैट है वो आपको गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं एक और। परचेज इन ईयर वन, आपने 10 मिलियन का परचेज किया, 5 लाख की इसमें डेफिशिएंसी, 100% टैक्सेबल था। आपने इतना टैक्स, आपने कहा जी 5 लाख रुपए मैंने टैक्स क्लेम कर लिया। अब ये बिल्डिंग आपकी है, ठीक है जी, इसकी वैल्यू जो है 5 में से एक्सीड कर गई है, ये आप कैपिटल एसेट स्कीम के अंदर से फॉल कर जाना है। उसमें आपने क्या करना है आगे? आपने कहा 10 साल तक बिल्डिंग जो है एज पर रूल जो है 10 साल तक डेप्रिशिएट होगी, और हर साल जो है 50,000 रुपए जो है हम इसको एडजस्ट करेंगे। अब आते हैं, आप 1 से 4 साल तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, आप हर साल जो है 50,000 कवर करते रहे। लेकिन 5वें साल में क्या चेंज आया? चेंज क्या है? 40%। 40% ऑफ बिल्डिंग की सोल्ड, आपने बिल्डिंग सेल कर दी 40%। बिल्डिंग आपने 40% सेल की है, तो 5 लाख का 40% कितना बना? 20,000। तो ये 20,000 जो है आपका, ये आपको गवर्नमेंट को वापस करना है। तो अगले 5 साल जो है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 साल का जो बनेगा 1 लाख रुपया। 1 लाख जो है आपको गवर्नमेंट को वापस करना है, क्योंकि आपने बिल्डिंग जो है वो सेल कर दी है। ठीक है जी। तो ये कैपिटल एसेट स्कीम है। इसमें आपको जो है टोटल आप जो क्लेम किया होता है चीज, उस क्लेम को आपने एडजस्ट करना होता है 5 साल में। लेकिन अगर किसी साल में भी जो है वो आपकी कोई उसकी वैल्यू चेंज हुई, उसको चेंज आ जाती है, आपने बिल्डिंग सेल कर दी है, तो जितना आपने इनपुट क्लेम किया हुआ है जो प्रोपोर्शनली आपको वापस ही करना है गवर्नमेंट को। इसको मजीद थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए जी, वो कहता है 40% जो है वो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है। जब आप 40% फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, तो आप क्या करेंगे? आप उस 40% को कैलकुलेट करेंगे, और आपका 1 लाख जो है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। आपने क्या किया? आपने 5वें साल जाके
40%। अब ईयर 5 में क्या हुआ, ईयर 5 में मैंने 40% जो है वो अपने किसी एम्प्लॉय को दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने गिफ्ट दे दिया। तो वो कहता है अगर गिफ्ट दे दिया है तो आपकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, 1 लाख आपने क्लेम किया था, उस 1 लाख का जो है वो आप अगले 5 साल का निकाल के जो है वो 20% के हिसाब से आप उसको 1 लाख रुपए गवर्नमेंट को पे करेंगे। आप कहते हैं मैंने 40% सोल्ड सेल कर दिया है। जब आपने सेल कर दिया है तो फिर आपको गवर्नमेंट के पैसे जो है वापस करने पड़ेंगे। ठीक है जी। लेकिन जो सेल है वो आपका, वो अगर आपका एग्जाम्प्ट है तो फिर आपको कोई वापस नहीं करना। इसी तरह आपने सेल किया और आपको 4 लाख रुपए मिल गया। जब आपको 4 लाख आपको मिल गया तो वो आपको 4 लाख जो है वो जो है वो गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। आपने सेल किया, सेल करने से आप 2 महीने की सेल हुई है, 2 महीने की सेल में आपका 1 लाख 5% बनता है, तो आपको 1 लाख गवर्नमेंट को वापस करना पड़ेगा। ठीक है जी। यहाँ पे सेल हुई 80 मिलियन, 8 मिलियन का बना आपका 5%। ठीक है जी। यहाँ 2 महीने की सेल हुई, ये बना। तो यहाँ पे टेबल आप देखें कि आपने पहले किया, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट पे आपने जो एक्चुअल पे किया था वो आपने गवर्नमेंट को वापस कर दिया। दूसरे में क्या है, आपकी एग्जाम सेल आपने की, एग्जाम सेल पे आपका क्या है, आउटपुट जीरो है, लेकिन जो आपने क्लेम किया होता आपने क्लेम एज इट इज वापस कर दिया। तीसरे में आपने किया, आपने सेल की है, उस सेल पे जो है एक 4 लाख से आपका वैट बना, सेल आपकी हुई 8 मिलियन की, तो 8 मिलियन का वैट बना 4 लाख, तो आपने 4 लाख गवर्नमेंट को पे कर दिया। चौथे केस में आपने सेल हुई 2 मिलियन की, 1 लाख वैट बना, तो आपने 1 लाख वैट गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो ये आपकी थी कैपिटल एसेट्स की। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी। अच्छा, ये फाइनली एक इसमें जो है वो नया एक आई है, एक सप्लीमेंट्री गाइड, एक इसके अंदर नया डीम डीम सर्विसेज जो है वो उस पर वो एक नया एक डायरेक्टिव निकाली इन्होंने, डायरेक्टिव नंबर 5। तो वो मैंने पिछले लेक्चर में रिकॉर्ड करा दी थी। तो उसमें उसमें उन्होंने कहा था कि आपने कैसे जो है वो सर्विसेज अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है तो उसकी आपने वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। तो उसका तरीका सारा वो मैंने सारी डेप्थ में डिस्कस की थी। वो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तो वो भी इससे रेलिवेंट है। तो वो वीडियो आप देख लेंगे तो वो टॉपिक भी आपका जो है वो कवर हो जाएगा। ठीक है जी। तो आज का जो डीप सप्लाई का टॉपिक जो है वो ख़त्म हो गया है। मेरी तरफ से 100% डिलीवर हो चुका है। अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं तो आप क्वेश्चंस आंसर कर सकते हैं, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह। हाँ जी, आपने जिसके आगे कोई क्वेश्चन करना तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन नहीं है जी। यार टीम सप्लाई को थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन करते हैं, जो 5 कैटेगरी है दोबारा से थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा बहुत डीम सा सप्लाई सर, सिंपल समराइज करते हैं। सिंपल लैंग्वेज ये थी कि डीप सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या था। कॉन्सेप्ट ये था कि नॉर्मली सरप्राइज क्या होती है कि आपने चीजें दी और पैसा लिया, तो सरप्राइज की डेफिनेशन में आती है चीज़, फिर उस पर वैट लगता है। लेकिन बात होता है आप चीज दे तो देते हैं लेकिन आपको पैसा नहीं मिलता, तो वो डेफिनेशन पूरी नहीं होती, तो वो सप्लाई नहीं बनती। जब सप्लाई नहीं बनेगी तो उस पर वैट नहीं आएगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं और वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ नहीं रही है, हमारे पास वैट नहीं आ रहा, तो हम इनको भी सबको डीम सप्लाईज को जो है वो हम सप्लाईज ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये सप्लाईज ही है आपकी। ठीक है। और इस पे आप उसको हम हमें गवर्नमेंट को वैट पे करें। उसके बाद दो सेक्शन आए, सेक्शन आर्टिकल 11 आ रहा है और आर्टिकल 12 आया। आर्टिकल 11 ने कहा कि भाई ये यही चीजें जो है हमने 5 चीजें डिस्कस की उसके अंदर। हमने पहली चीज क्या डिस्कस की कि आपने जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट को चीज दे दी है, जिसका आपका आपने लैपटॉप दे दिया है प्राइस को, तो उस पे आपने एक वैट कैलकुलेट करना है और वैट कैलकुलेट करके वो कंपनी जो है वो गवर्नमेंट को जमा कराएगी। उसके बाद दूसरी चीज उसने कहा कि आपने कुछ चीजें अपनी अपने आपका बिजनेस के सऊदी अरब में भी है, वो इम्प्लीमेंटिंग स्टेज है, आपका जीसीसी फ्रेमवर्क है, जीसीसी फ्रेमवर्क के अंदर कंट्रीज आपकी आ रही हैं, उसको आपने कोई चीज बेच दी है, उससे वो पैसे नहीं लिए हैं, तो उसको भी हम सप्लाइज कंसिडर करेंगे और उस पर भी आपको वैट कैलकुलेट करके हमें पे करना पड़ेगा।
फिर उसने कहा जी आप जनाब के हमने एक स्कीम निकाली हुई है, कैपिटल स्कीम निकाली हुई है, जो भी मैंने डिस्कस भी की है, उसमें हमने कहा 5 मिलियन या इससे अबव की जो एसेट्स हैं वो आते हैं। अगर ये एसेट्स आप खत्म करेंगे तो अगर आपने एक एसेट जो बिल्डिंग है वो 10 साल की बिल्डिंग है, उस पर हमने 1 लाख एसेट दिया हुआ है, वेट क्लेम किया हुआ है, तो उसका मतलब है 5 साल के बाद अगर आप उसको उसको जो है वो फ्री फ्री गिफ्ट दे देते हैं किसी को, तो वो कहता है कि वो फिर 5 साल का जो वैट है वो वापस करो, आधा वैट हमें वापस करो, क्योंकि आधा आधी आपने बिल्डिंग यूज की है और वैट आपने इन पर पूरा ले लिया है, तो भी इसको भी हम डी सप्लाई करेंगे और उसको हमें हम कहेंगे आपको हमें हमें जो है आधा वापस करो। फिर उसने कहा जी आप गिफ्ट वगैरह देते रहते हो अपने एम्प्लॉइज को, तो उसकी भी एक लिमिट होती है, आप मैक्सिमम जो है ना 12 महीने के अंदर पर पर्सन जो है वो सिर्फ पर पर्सन जो है आप तकरीबन उसमें 500 की लिमिट है 12 महीने के अंदर गिफ्ट्स की। तो अगर आप एक एम्प्लॉय को 501 रुपए का गिफ्ट दे देते हो 12 महीने के अंदर, तो आपको 501 रुपए के ऊपर वैट कैलकुलेट करके हमें वापस करना पड़ेगा। अब कौन वापस करेगा? एम्प्लॉय तो वापस नहीं करेगा, तो वो कंपनी वापस करेगी। इसी तरह उन्होंने कहा कि दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज उन्होंने कहा कि आप देखें, आप एक एम्प्लॉय को डिफरेंट चीजें दे रहे हैं, आप एम्प्लॉय को क्या दे रहे हैं, लैपटॉप दे रहे हैं, आप उसको गिफ्ट दे रहे हैं, आप उसको फर्नीचर दे रहे हैं, आप उसको गाड़ी दे रहे हैं, सब पता नहीं क्या कुछ दे रहे हैं, तो आप सबको जमा करें, उस सब पे वैट कैलकुलेट करें, और देखें वो वैट कैलकुलेट जो है वो वैट जो है वो 2000 या इससे ज्यादा तो नहीं है। अगर तो वैल्यू उसकी 2000 से ज्यादा है, तो फिर आपको वो वाला वैट भी जो है गवर्नमेंट को कंपनी वापस करना है, एम्प्लॉय ने वापस नहीं करना, कंपनी ने वापस करना है। तो ये उसने एक्सेप्शन दे दी और तरीके बता दिए कि कहाँ कहाँ जाके आप चेक करेंगे, इस प्राइस पे आप जो है वो डीम्स प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे। वो आर्टिकल 11 है, उसमें 5 सेक्शंस हैं, पांचों को हमने डिस्कस किया वन बाय वन करके, और डायग्रामेटिकली मैंने कोशिश की है कि इसको इजी तरीके से बयान किया जाए। स्लाइड्स वगैरह में कवर इंशाल्लाह शेयर हो जाएंगी। तो ये सारा इसमें हमने आज डिस्कस किया है। इसके अलावा एक वो जो नया डायरेक्टिव आया नंबर 5, वो ऑलरेडी मेरा रिकॉर्डेड है, तो वो आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, यहाँ पे वो उसकी वो चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको ऐसे थोड़ा सा गाइड कर देता। तो वो भी डीम्स प्राइस में वो कहता है कि सर्विस आपने दे दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसकी आपने वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, आप उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उस पर आप वैट निकालेंगे और वैट जमा कराएंगे। तो वो ऑलरेडी लेक्चर मेरा रिकॉर्डेड अवेलेबल है और मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। या इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया, मतलब वैसे ही माइक खोल के बता देंगे तो जरा जल्दी हो जाएगा, सारा पढ़ना पड़ेगा। सलाम सर, इफ द एसेट इज डैमेज और गिवन फ्री ऑफ, भाई वही बात कर रहा ना कि हमने डैमेज हो गया जैसे कुछ भी हो गया है और उसको हमने एम्प्लॉय को दे दिया है, तो वो डीम सप्लाई में आ जाएगा। अगर वो एग्जामेशन में नहीं आ रहा, 5 एग्जामेशन नहीं आ रहा, तो आप उसको आप ट्रीट करेंगे। अब अगर डैमेज हो गया है और मैंने अपने पास रखा हुआ है, तो दैट इज पार्ट ऑफ माई बिजनेस। ठीक है ना, डैमेज हो गया मैंने रखा, मेरे स्टोर में पड़ा हुआ है, 10 साल तक पड़ा रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ माई बिजनेस, उसकी स्टैंडर्ड बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैंने वो डैमेज भी आपको दे दिया किसी एम्प्लॉय को, तो फिर वो जो है वो इस यहाँ पे उसको हम चेक करेंगे कि उस पे जो है ना वो जो मैं एग्जाम्पशन वगैरह 500 की लिमिट्स वगैरह निकाल के सारा चेक करेंगे, और वैट जो बनेगा वो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। आगे क्या, सेकंड, इफ द मशीन इज आर सेंडिंग टू केएसए ब्रांच एंड चार्जिंग रेंटल ऑन इट, इज देयर एनी डीम सप्लाई? देखिए जी, मशीनें चली गई है, अगर वो चली गई है परमानेंट चली गई है और आपने उस पर पैसे भी नहीं लिए हैं, आपने उसको लीज कर दिया, आप कह रहे हैं उसको लीज कर दिया है, ठीक है ना, जब वो लीज वो फिर लीज के जमाने में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, फिर ये सेक्शन अप्लाई होगा। लीज का सेक्शन, लीज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि हमने लीज के लिए अपने लीज पे दे दी, वो अलग बात है। यहाँ पे बात कर रहा है कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट अगर उसको दे दी है मशीनरी अपने केएससी ऑफिस को, तो फिर उस पर आपने जो वैट किया उसको अपने रिकवर करना है। ठीक है जी, लीज वगैरह इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं ले रहा है, ये बात कर रहा है कि एसेट शिफ्ट किया पैसा नहीं है। ये अस्सलाम वालेकुम। मेरा एक क्वेश्चन था वालेकुम सलाम, हाँ जी सर। कि एक तो होते हैं अगर डीप सप्लाई कंसीडर नहीं की, बाय मिस्टेक ओवरलुक कर गए किसी भी चीज़ में, हाँ जी। तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं। और एक होती है डेलिबरेट, कोई लोग प्रपोजली इस तरह करते हैं कि भाई जैसे आपने एक बात की कि सेम बिजनेस के अंदर ट्रांसफर कर दिए आउट ऑफ स्टेट, हाँ तो जी। उस ओनर के लिए तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि उसी का बिजनेस है। हम्म। मगर एक होती है डेलिब्रेट और एक होती है बाय मिस्टेक, तो इन दोनों के कंसिक्वेंसेस अगर आपको आइडिया है तो बता दीजिए प्लीज। सर देखिए, ऑनर्स को तो फर्क नहीं पड़ा लेकिन गवर्नमेंट को तो फर्क पड़ रहा है ना। आपने एक चीज यहाँ परचेस किया, मैंने एक मशीन यहाँ परचेस की मैंने यहाँ पे, उसमें मैंने वैट क्लेम कर लिया, मेरे पास पैसे आ गए, मैंने गवर्नमेंट से पैसे ले लिए। अब वो मशीन उठा के मैंने कैसे भेज दिया अपने ऑफिस में, तो गवर्नमेंट कहेगी यार वो इनपुट तो वापस कर दो मुझे।
तो गवर्नमेंट को इनपुट को देना ही रहा हो, तो तभी उसने ये रूल बनाया कि भाई ये तो नीम स्पाई है, आपने स्पाई कर दिए, पैसे नहीं लिए, डेफिनेशन में तो नहीं आया, लेकिन मुझसे आपने जो है वो इनपुट ले लिया, मुझसे तो रिफंड ले लिया आपने, तो मेरा रिफंड मुझे वापस कर दो। ये कॉन्सेप्ट है जस। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया, हाँ जी। बिल्कुल क्लियर हो गया आउट ऑफ स्टेट। और एक जैसा मैंने पहले पूछा कि एक होता है ओवरलुक हो गया, किसी बिजनेस में किसी ने ओवरलुक कर दिया, फ्री दे दिया, मगर उसको डीम सप्लाई में कंसीडर नहीं किया, रिफंड नहीं किया हम्म। जो क्लेम किया था पहले। तो हम्म। उसके कंसिक्वेंसेस क्या है? तो कॉन्सिक्वेंस कुछ जब पता लगेगा आप उसको पे कर दें। देखिए आप एक चीज बेच रहे हैं तो अब आप उसको भेजा आपने, वो पकड़ा गया ठीक है, नहीं पकड़ा गया तो निकल जाएगा। लेकिन अभी कोई पेनल्टी को उसमें डिफाइन नहीं हुई है लॉ के अंदर कि एक पेनल्टी क्या आ गई। बस अभी लॉ आया है कि ऐसी चीजें होंगी, मे बी फ्यूचर में पेनल्टी वो डाल दे। वो तो डिपेंड करता है कि जो बंदा आपको, जो ऑडिटर आपको चेक कर रहा है कि वो आपको कितना कितना जो है वो फाइन करता है। लेकिन अभी मेरे पेनल्टी कोई मैंशन पेनल्टी में नजर से गुजरी नहीं है यहाँ पे कि स्पेसिफिक पेनल्टी इसके ऊपर होगी। ये तो ऑडिट में ठीक अगर है, बहुत शुक्रिया। पकड़ा जाएगा तो आप फिर वो उस पर डिपेंड करता है कि भाई साहब पे वो आप कितनी पेनल्टी डालते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये सर ये PDF मिल जाएगा, मैं अभी ग्रुप में आ जाएगा, शेयर होगा? यार ये पीडीएफ जो है ना, ये लेक्चर तो अभी आ जाएगा मेरा उस पे। पीडीएफ बेसिकली हम लोगों ने अभी जो नया लेक्चर हम लोग शुरू कर रहे हैं ना, ये फुल प्रोग्राम जो बंदे इसमें रजिस्टर्ड हुए हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग शेयर कर रहे हैं बेसिकली ये। इसका पीडीएफ जो है अच्छा, ना, ये नहीं देना चाह रहे, ठीक है। ये ये अभी हम सिर्फ उस ग्रुप पे दे रहे हैं जो बंदे हमारे न्यू, जो हमारी पेड है, पेड है। आज ये पेड जो है उनको 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 सब मिल रहा है अभी। वीडियो भी आ जाएगी मेरी, वीडियो आपको मिल जाएगी ठीक इंशाल्लाह। हो गया, अभी हमें सिर्फ वो मिलेगा, वीडियो मिलेगी अब ग्रुप वीडियो मिल जाएगी, में। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपको। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो वेलकम मच। वेलकम। ठीक है सर जी। चलिए ओके इंशाल्लाह सर, फिर बाय बाय। नेक्स्ट देखते हैं क्या प्लान करना है। तो नेक्स्ट कोई थैंक यू सर। टॉपिक जज ध्यान में आता है तो बहुत हम अच्छा देख। लगा सर, बहुत अच्छा ठीक है लगा, सर। बड़ी अंडरस्टैंडिंग मिली सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह अभी हम लोग और सेक्शन करेंगे इसके ऊपर। ठीक है जी, इंशाल्लाह जी। थैंक यू।